हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 5th ऑफ अगस्त। 4th ऑफ अगस्त की मैंने वीडियो नहीं डाली है अभी, बिकॉज मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो कर ली थी, बट माई नीस शी इज़ लाइक 1.5 years ओल्ड एंड शी डिलीटेड द वीडियो समहाउ, सो आई हैव टू लाइक री रिकॉर्ड इट। तो पहले 5th का कर लेते हैं, फिर 6th का कर लेंगे। तो पहला आर्टिकल जो है वो है केरला मॉन्ट्स की, उसके जो वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुई है उसको नेशनल डिजास्टर का टैग दे दिया जाए। अब बेसिकली लीगली ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है कि नेशनल डिजास्टर का टैग देना, ठीक, बस थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, वो अभी डिस्कस करते हैं। अब देखो, एक है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक। अब इसके अंदर दो फंड्स हैं, एक नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है और दूसरा है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। तो बेसिकली इसको गवर्न कौन करता है? स्टेट करता है, और इसको करता है, और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। और जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एडमिनिस्टर। अब जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड होता है, इसमें जो स्टेट है वो 10% इसका जो रहता है वो यूज़ कर सकता है अपने लोकल डिज़ास्टर्स के लिए, ठीक है। बाकी जो फंड है उसको यूज़ करने के लिए वो नोटिफाइड डिज़ास्टर की लिस्ट में आना चाहिए वो डिज़ास्टर। अब नोटिफाइड डिज़ास्टर क्या होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होती है, सर्टेन डिज़ास्टर को, अभी तो करेंटली 13 है, उनको लिस्ट कर रखा है कि ये नोटिफाइड डिज़ास्टर है। तो अब देखो कि नेशनल डिज़ास्टर और नोटिफाइड डिज़ास्टर कैसे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, नेशनल डिज़ास्टर में ये कोई इसकी लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है कि इसको नेशनल डिज़ास्टर बता दिया तो कुछ हो जाएगा। इसमें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि मेरी जो कैपेबिलिटी थी उससे ज़्यादा है, इम्पैक्ट किया है इस डिज़ास्टर ने, तो मैं मोर हेल्प चाहती हूँ, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कैसे करेगा? वो जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड था, पहले इससे पहले भी एक चीप फंड था, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, ठीक, वो अब मर्ज हो गया इससे एनडीआरएफ से, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहता है कि हम एनडीआरएफ के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट हमें और हेल्प करे, ये चीज़ है, ठीक। अब कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं एनडीआरएफ में और इसमें एसडीआरएफ में। तो देखो, अब अगर नॉर्मल स्टेट है, जनरल कैटेगरी स्टेट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जान लो बस कि 75% कंट्रीब्यूशन जो एनडीआरएफ में होता है, एसडीआरएफ में होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जैसे कि मान लो हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, क्योंकि हिली एरियाज़ वगैरह में है, तो यहाँ 90% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ये याद रखना कि 10% ही ये लोकलाइज डिजास्टर के लिए यूज़ कर सकता है, बाकी ये नोटिफाइड डिजास्टर के लिए यूज़ करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि क्रिमिनल लॉज जो हमारे कॉलोनियल टाइम्स के थे उनमें चेंजेस लाया गया है, उनका नाम वाम चेंज किया गया है, उनमें कुछ प्रोविजंस चेंज किए गए, बट वो तो आप मेंस वगैरह में आप देखोगे ना, तो आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। बट यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3-4 चीज़ों के बारे में। एक तो ई एविडेंस करके कैंपेन लॉन्च हुई है, न्याय सेतु लॉन्च हुआ है, न्याय श्रुति लॉन्च हुआ है, ये ऐप प्लस कैंपेन दोनों ही है। ई समन्स, जैसे ई समन सिस्टम है तो समन भेजने के लिए, ये याद रख लो। बाकी न्याय सेतु ये लास्ट माइल हमारी जो लीगल सर्विसेज हैं उनको पहुंचाने के लिए, लीगल एजुकेशन से लेके लीगल असिस्टेंस तक, ठीक। और न्याय श्रुति, अब श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। तो सुनने का मतलब क्या हुआ? हियरिंग्स। तो ये हियरिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको, ठीक है। और एविडेंस वाला क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जैसे क्राइम सीन पे गया तो वहाँ की वीडियोज़ वगैरह, फोटोज़ वगैरह जो भी लेगा वो इस ऐप पे आ जाएगा, ठीक। तो ये 3-4 नाम थे जो काम के थे। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो मनरेगा है ये डिफरेंट रीज़न की वजह से न्यूज़ में रहता है। कभी कभी सेंटर डिले कर दे रहा है पेमेंट स्टेट्स को, तो उनके लिए न्यूज़ में हो गया। कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इसकी वजह से, जबकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली 2005 का एक्ट है और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये याद रखना है। और अगली बात काम की गया है कि इसमें 100 दिन का अनस्किल्ड लेबर वर्क मिलता है किसी रूरल हाउस होल्ड को, प्रोवाइडेड कि वो अडल्ट होना चाहिए और उसे वो डिमांड करना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, ठीक। 100 दिन का विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। और अगर उसने आज उसने काम डिमांड किया और उसे 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो उसे क्या फिर मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, ये याद रखना है। और अगर मान लो उसने काम किया और उसकी पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं मिली तो डिलेड पेमेंट्स के लिए भी उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं,
बस इतना याद रखो, कितना मिलेगा क्या मिलेगा वो काम का नहीं है। और देखो, ये जो एक्ट है ये लीगली रिकॉग्नाइज करता है राइट टू वर्क को। राइट टू वर्क हमारे कौन से प्रोविजंस में आती है, एक बार तुम देख सकते हो, ये डीपीएसपी में आता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 41 में, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, राइट टू वर्क को ये लीगली रिकॉग्नाइज करता है और डिमांड ड्रिवन है, जब मांगोगे तो काम मिलेगा। और 1/3 जो इसमें वो होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं वो 1/3 वुमेन होनी चाहिए। और तो 50% वर्क जो होता है मनरेगा के अंदर, वो जो ग्राम सभा मैंडेट करता है कि ये काम करना है वो होगा। और 50% वर्क जो होता है ये ग्राम सभा को ही एग्जीक्यूट भी करना होता है। ठीक है, तो दो चीज़ 50-50% है। बाकी मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं इसमें डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स में भी ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे माउंट ब्लांक दिया हुआ है मॉसिफ, ये बेसिकली इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे है। फ्रांस इस साइड है, इटली इधर है। ठीक, इसके बॉर्डर पे है। और ये वेस्टर्न यूरोप का, जैसे एक वेस्ट यूरोप हो गया एक ईस्ट यूरोप हो गया, तो वेस्टर्न यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये जो एल्प्स माउंटेन रेंज है उनका पार्ट है। एल्प्स जो है माउंटेन रेंज है, रेंज में कुछ रीजन्स होते हैं जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उनको मतलब माउंटेन वगैरह बोलते हैं। तो उसका हाईएस्ट रीजन ये है। ठीक, और माउंट ब्लॉन्क को ये भी बोलते हैं रूफ ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जैसे जो तिब्बत को बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वैसे ही। ठीक, ये याद रखना। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ के इसकी हाइट कम होती जा रही है धीरे धीरे, ग्लेशियर मेल्ट की वजह से। वहीं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ का कोई ग्लेशियर मेल्ट हुआ है। तो ग्लेशियर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आर्टिकल जो है ये इसमें सेरेमिक्स के बारे में दिया हुआ था, बट हमारे लिए काम की इसमें एक चीज़ दी हुई है कि किजादी इन तमिलनाडु, ये बेसिकली एक संगम एज की साइट है। ठीक है, संगम एज कब से कब तक थी? 3rd सेंचुरी BCE से लेके, मान के चलो 1st सेंचुरी BCE ले लो, या 1st सेंचुरी CE ले लो, या 3rd सेंचुरी CE ले लो। ठीक है, अब संगम एज ये हो गया, इसकी साइट है। और कौन से रिवर पे लोकेटेड है? वैगई रिवर पे। और इसको बोलते हैं वैगई रिवर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब वैगई रिवर कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में होगा। ठीक, और वैगई रिवर सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इसके और इंडस वैली में 100 साल का डिफरेंस है बस। ठीक, बस ये याद रखो कि ज़ादी जो है वो तमिलनाडु से रिलेटेड कोई साइट है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार जो भी प्रोटेस्ट हैं वो ज़रा देख लेते हैं न्यूज़ में जो चल रहा है। देखो, सबसे पहले केन्या में प्रोटेस्ट चल रहा था। केन्या में किसके रिगार्डिंग चल रहा है कि वहाँ पे एसेंशियल आइटम्स जो थे, मतलब दिनचर्या के खाने वाले आइटम वगैरह, उन पे जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी, इस वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। अब इसी के देखा देखी नाइजीरिया में प्रोटेस्ट होने लगा, जब वहाँ की गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगा। और यूके में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? यूके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पहले तो एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट पहले से था कि जो लोग अफ्रीका वगैरह से फ्लड कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके अगेंस्ट तो मुस्लिम वगैरह फ्लड कर रहे हैं, उनको दिक्कत तो हो ही रही थी। तो हुआ क्या, यहाँ पे मास किलिंग हो गई उसके बाद, जिसमें मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई कि जिसने ये मास किलिंग की है वो मुस्लिम है, और वो भी मतलब इमिग्रेंट ही है। तो फिर उसके बाद वहाँ मास किलिंग्स, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गया फिर से, और बढ़ गया प्रोटेस्ट। और बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था। किसके रिगार्डिंग? बेसिकली हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि जो कोटा सिस्टम है वो रहने देंगे। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोटा सिस्टम हटा दे रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पीएम को अपोलोजाइज़ करना चाहिए। आज तो पीएम के रेसिडेंस में भी घुस गए हैं। बाकी यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट पता ही होगा, और इजराइल पैलेस्तीन का चल रहा है इशू। बस इतना ही था, तो मैंने कहा एक बार शॉर्ट में सब बता देते हैं क्या क्या चल रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।